तो चलो, we'll start with our last session of HTML. Okay, I'll start my screen sharing. Yes. So somebody please confirm whether you can see my screen. Screen visible है? Okay. Monica says, okay. Omkar says, yes. Great. Fine. So we will start with our last session of HTML. Okay. अब तक हमने जो भी चीजें देखी है, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। आज सेशन अपना खत्म होने के बाद, मतलब जो कंटेंट है अपना वो खत्म होने के बाद, आप लोग मुझे जो टास्क दिए थे वो एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे, ठीक है? एवरीबडी गुड विद दैट? ओके। अर्पिता, उस दिन आपने मीटिंग जल्दी लीव की थी, आपने मुझे टास्क दिखाए नहीं थे, ठीक है? आज आप दिखाएंगे। ऑलराइट, फाइन। सो वी विल बिगिन विथ आवर लास्ट सेशन। आज हम देखेंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम इनपुट टाइप्स देखेंगे HTML में। ये बहुत जरूरी है, इंटरव्यू में आपको ये पूछा जा सकता है कि HTML5 आपको क्या ऐसा अलग ऑफर करता है और क्या क्या इनपुट टाइप्स हमारे पास होते हैं। सो आज हम ये एक देखेंगे एंड फाइनली हम देखेंगे कि फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जब भी आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तब आपको फॉर्म के साथ डील करना ही पड़ता है, बिकॉज एवरी वेबसाइट हैज दैट वन कंपोनेंट अवेलेबल वेर एवर यू गो, ठीक है? सो सी, दिस इज द लास्ट सेशन। ये तीन चीजें बस हम आज देखने वाले हैं एंड वी विल बी डन विथ आवर HTML। हमने एंटिटीज तक अब तक देखा है, फाइन। वी विल स्टार्ट विथ सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट आवर VS कोड। All right. So today is our day 5. We will create a new file, D5 and semantic elements.html. अब देखो ये सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? यहाँ पर जस्ट बॉयलर प्लेट कोड वगैरह रेडी करके रखते हैं। विल कम बैक एंड सी व्हाट इट इज, फाइन। अब सिमेंटिक एलिमेंट्स का आपको अगर मुझे क्लासिक एग्जांपल देना है तो आई विल टेक यू टू एनी न्यूज़पेपर, ओके? इस सकार पे जाते हैं बिकॉज दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल। डिजिटली पेपर चाहिए। तो ये देखो, ये हमारे पास सकाळ का पेपर आ गया है। हम पुणे का पेज ओपन करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, इनका जो कंटेंट है वो कंटेंट छोड़ दो, ठीक है? कि इन्होंने क्या न्यूज लिखी है, कैसे लिखी है, वो सब छोड़ दो। एक फॉर्मेट होता है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर अगर ऊपर देखोगे तो ये अपना हेडिंग है। कोई भी पेपर उठा लो ये हेडिंग होगा ही, राइट? आप सकाळ उठा लो, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, इकोनॉमिक टाइम्स उठा लो, इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, या फिर लोकमत, ऐक्य पुढारी, लोग कुछ कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, यहाँ पे इस तरह से हेडिंग होती ही है। हर किसी का स्टाइल अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकती है, बट हेडिंग रहेगी। उसके बाद और कुछ चीजें होती है जो कॉमन होती है। अब ये डिजाइन पर मैटर करता है कि उन्होंने पेज कैसे डिजाइन किया है, बट मैं अगर नेक्स्ट पेज पे जाता हूं तो यहाँ पे देखो, जब एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं इस तरह से देते हैं, राइट? पेज के एक साइड में कभी आपने देखा है ये जहां ये जो न्यूज यहाँ पर दी है ये वाली, यहाँ पर कभी ऐसे पेज के बीच में ही आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है? या फिर यहाँ पे ऐसे इस पोर्शन में एडवर्टाइजमेंट दी है, यहाँ पर फिर न्यूज दी है, ऐसा देखा है कभी? कोई भी पेज आप ओपन करके देखो।
अच्छा ठीक है, 3-4 पेजेस से आगे ये जाने नहीं दे रहा, 2-3 पेजेस के आगे। फाइन। बट मेरा जो कॉन्टेक्स्ट था वो आपको समझ में आया कि हम जब भी कोई भी न्यूज़पेपर देखते हैं तब उसमें एक फॉर्मेट होता है। अब बेलगांव का लेकर देखते हैं न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर भी देखो हेडिंग कॉमन है। चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कुछ न्यूज दे रखी है। ये वाली न्यूज भी देखो, इनको कॉलम्स कहते हैं, राइट। अगर आप कोई भी मैगजीन भी देखोगे तो उसमें भी कॉलम्स आते हैं जहां पर छोटे छोटे एडिटोरियल्स लिखे होते हैं, कुछ ना कुछ लिखा होता है। सो आप एक चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करोगे कि हर चीज का एक फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट में सारी चीजें रखी जाती है, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, कंटेंट वाइज कुछ चेंज हो सकता है, बट चीजें वही की वही रहती है। अनदर एग्जांपल, अगेन आई एम रेफरिंग टू विकिपीडिया। व्हाई? बिकॉज विकिपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है, फर्स्ट थिंग स्टैटिक है, तो कंटेंट उनका यूजर अकॉर्डिंग चेंज होता नहीं है, बट उनका एक फॉर्मेट है जो बहुत ही वेल सेट है। यहाँ पर भी आप विकिपीडिया पर देखोगे तो ये रहा हमारा मेन कंटेंट, बॉडी कह सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये हमेशा इन्होंने एक साइड में दिया है। आप कोई भी पेज देख लो, पुणे का विकिपीडिया खोला इसलिए ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक साइड में एक बॉक्स बनाया है जिस बॉक्स में इन्होंने कुछ और इंफॉर्मेशन रखी है, मैप्स रखे हैं, कुछ डेटा इन्होंने रखा है। तो ऐसा अगर आप कोई भी विकिपीडिया का पेज खोलोगे, जैसे कि अब मैं सर्च करता हूँ, चलो फेरारी, ठीक है, फिर सर्च पर फेरारी, आप फेरारी का भी विकिपीडिया पेज खोल लो तो ये देखो कंटेंट्स एक साइड में है, फेरारी की बाकी इंफॉर्मेशन एक साइड में, ठीक है। आई आई होप आप सब लोगों को फेरारी पता होगा, इट्स अ वेरी रिनाउंड स्पोर्ट्स कार ब्रांड। सो नो मैटर व्हाट कंटेंट दे आर प्रेजेंटिंग टू यू, इनका एक फॉर्मेट स्पेसिफिक सेट है। सेम थिंग अबाउट योर न्यूज़पेपर। वैसे ही हमारे जो सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं ये आपके वेब पेज पर सेम काम करते हैं। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रही है इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर देखो हेडर है, ठीक है, फिर यहाँ पर नेविगेशन है, यहाँ पर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर भी हेडर, आर्टिकल, फूटर, फिर इसके साइड में हमें एक असाइड करके दिया है, और सबसे आखिर में हमारे पास है फूटर। यही चीजें इस ऑर्डर में ही ना सही, बट आपको मैं विकिपीडिया पे रिलेट करके दिखाता हूँ। ये मैं ऊपर आया, ये आपका हेडर रहा, राइट, जहां पर विकिपीडिया का लोगो आएगा, सर्च बॉक्स आपका आएगा, क्रिएट अकाउंट वगैरह। नाउ दिस इज वेबसाइट स्पेसिफिक, हर वेबसाइट का अलग हो सकता है। साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में नेविगेशन आ गया, राइट। यहाँ पर मैं जब भी किसी हाइपरलिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, एंकर टैग पे, तो मुझे उस सेक्शन में लेके जा रहा है। सो ये क्या हुआ, ये हमारा नेविगेशन हो गया। वापस ऊपर आते हैं, राइट साइड में देखिए, वापस यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, राइट। और सबसे बॉटम में जाकर हम अगर देखेंगे तो ये देखो फूटर बना रखा है, राइट। इस इमेज से आप रिलेट कर पा रहे हो चीजों को कि हेडर, हेडर की जगह दे रखा है, नेविगेशन है, असाइड है, सेक्शन दे रखा है, फूटर दे रखा है। तो बेसिकली ये सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी टैग्स ही है, ठीक है, ये भी टैग्स ही है, बट इनका एक स्पेशल पर्पस होता है। अब स्पेशल पर्पस मतलब क्या, देखो जो चीज जहां पर प्लेस की गई है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं सकार पेपर को सर्च करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, सकार की वेबसाइट। वाई? क्योंकि उनके वेबसाइट पर भी अगर हम देखेंगे तो उन्होंने जो उनका हेडिंग होगा, वो हेडिंग उन्होंने सबसे ऊपर लिखा होगा। ये देखो है यहाँ पे सकार का हेडिंग है, उनका नेविगेशन बार नीचे है। सो हर एलिमेंट को जहां प्लेस किया गया है उसका एक मीनिंग होता है। विकिपीडिया पर आके हमने देखा कि यहाँ पर जो नैव इन्होंने बनाया है, ये नेविगेशन विकिपीडिया ने भी वैसे ही लेफ्ट में रखा है। असाइड, जहां पर हम कुछ एक्स्ट्रा डेटा डिस्प्ले करते हैं, वो इन्होंने राइट में दे रखा है। और आपके सेक्शन जो मेन बॉडी होगी आपके वेबसाइट की, वो इन्होंने सेंटर में दे रखी है। और फूटर, जिसमें कि आपकी मानो लीगल इंफॉर्मेशन आ जाएगी या फिर आपका एड्रेस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारी चीजें आ जाएगी, ये इन्होंने फूटर में दे रखी है। सो नो मैटर विच एवर वेबसाइट यू विजिट, आपको सिमिलर फॉर्मेट
हर जगह पे दिखाई देता है। सो ये होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स का अपना खुद का एक पर्पस होता है और उस पर्पस के हिसाब से ये सिमेंटिक एलिमेंट्स काम करते हैं। अब ये हमारे वेब इसकी हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे देख लो, यहाँ पर हेडिंग दे रखा है इन्होंने लोगो में, फिर नेविगेशन बार यहाँ पर ही दे रखा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन। फिर अगर हम नीचे आते हैं तो सबसे एंड में देखो फूटर बना रखा है यहाँ पर, राइट। सो इस तरह से हमारी कोई भी वेबसाइट होगी तो उसमें एक फॉर्मेट तय होता है। अब इनका काम क्या होता है? हेडर में हमें पता है कि हेडिंग आता है, ठीक है। वहां पर हम H1 से लेके H6 तक टैग्स यूज कर सकते हैं, या फिर मान लो H1 ही अगर हम यूज करें तो H1 का मैंने आपको एक और काम बताया था। क्या था, कोई बताएगा? अपार्ट फ्रॉम मेकिंग द फॉन्ट साइज लार्ज एंड बोल्ड, एक और काम H1 का मैंने बताया था, या फिर इन जनरल हेडिंग टैग्स का बताया था। एनीवन कैन एक्सप्लेन? चैट बॉक्स में डाला तो भी चलेगा, आई विल रीड फ्रॉम देयर। याद है किसी को H1 का एक और काम? चलो रिस्पॉन्ड करो गाइस, गुड मॉर्निंग। करेक्ट ओमकार, मेन हेडिंग टैग होता है, राइट। इसके अलावा एक कुछ मैंने बताया था रिलेटेड टू कीवर्ड समथिंग। एग्जैक्टली आविष्कार, एसईओ करने के लिए, राइट। एसईओ के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका ब्राउजर जब सर्च करता है, यूजर आपके ब्राउजर पे सर्च कर रहा है फॉर योर वेब ऑर्गेनाइजेशन नेम, देन आपका जो हेडिंग है जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा वो कीवर्ड की तरह प्रेजेंट होता है और आपका जो पेज होता है वो आपके यूजर तक पुश हो जाता है, राइट। सो हेडिंग टैग का ये काम होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हेडर में हम हेडिंग टैग्स वगैरह यूज करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मोटो वगैरह वगैरह चीजें लिखेंगे तो दैट वुड बी पुश्ड ऑन आवर सर्च इंजन फॉर द यूजर टू गेट करेक्ट रिजल्ट्स। सिमिलरली यहाँ पर नीचे सेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो सेक्शन में भी हेडर बना है, आर्टिकल बना है, फुटर बना है, राइट। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि सर बॉडी में इसका हेडर का क्या काम है? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स खत्म हो गए, राइट। अगर मैं सर्च करता हूँ ओलंपिक्स 2024 क्लोजिंग, ठीक है, मैंने सर्च किया ओलंपिक्स 2024 क्लोजिंग, तो अब यहाँ पे देखो विकिपीडिया को अब छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने एक न्यूज पेज ओपन कर लिया। इस न्यूज पे अगर आप देख पाओगे ये उनका मेन हेडिंग है ऊपर का, जहां पर उनका न्यूज का लोगो वगैरह सब लगा रखा है। यहाँ पे देखो नेविगेशन दे रखा है कि यहाँ पर इस लिंक्स पर क्लिक करोगे तो उन स्पेसिफिक टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। ये रहा आपका सेक्शन, मतलब आपके वेबसाइट की बॉडी जहां पर आप कंटेंट लिखते हैं। अब हमने क्या सर्च किया था? ओलंपिक्स 2024 क्लोजिंग सेरेमनी। ओलंपिक्स 2024 क्लोजिंग सेरेमनी। वो जो सेक्शन में उन्होंने हेडर यूज किया था उसका काम देख रहे हो? डिफरेंस क्या होगा कि वहां पर अगर हम मेन जो हेडर था वहां पर H1 यूज कर रहे हैं तो सेक्शन के हेडर में मान लो H2 H3 यूज करेंगे, थोड़ा सा छोटा दिखने के लिए। बट यहाँ पे देखो जो मैंने कीवर्ड्स सर्च किए थे मेरी न्यूज वेबसाइट पे, उस कीवर्ड्स को पकड़ के जो न्यूज बनाई गई थी वो मुझे डिस्प्ले हो रही है इस तरह से, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस हेडर इन योर सेक्शन पार्ट। और लास्ट में हमारा फूटर बचता है। तो इस वेबसाइट पर भी अगर मैं सबसे आखिर में आता हूं तो देखो फूटर उन्होंने बना रखा है। फूटर का काम क्या होता है? फूटर में क्या क्या चीजें होती है, आई गिव यू एन आइडिया। कॉपीराइट लगा रखा होता है, सोशल मीडिया लिंक्स दे रखी होती है, उनका अगर कुछ एड्रेस वगैरह कुछ रहा तो वो दे रखा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कॉन्टैक्ट अस, लोकेशन। फिर ये एक मैप बनाया होता है वेबसाइट का कि जहाँ से आप इमीडिएटली वेबसाइट के अलग अलग पार्ट्स को एक्सेस कर सको, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट विच वी सी इन आवर सेमेंटिक एलिमेंट्स। इनका स्पेशल पर्पज होता है, ऐसा हम कहते हैं। वो स्पेशल पर्पज ये होता है कि इनके पोजीशन के हिसाब से हम इसमें जो भी कंटेंट लिखते हैं
It gets treated either like a keyword or either like a body of your website. अब इसको आप कहोगे सर ये तो सारा थियोरेटिकल पार्ट हो गया, एप्लीकेशन में ये कैसे काम करेगा? तो चलो ये जो सारे टैग्स थे हम यही बना के देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट था हमारा हेडर टैग, ओके। उसके बाद हमारा था nav टैग, फिर हमारे पास था aside टैग, देन वी हैड सेक्शन टैग, राइट। उसके बाद और क्या था? फूटर था, ओके। अब इस सेक्शन के अंदर भी हम कुछ टैग्स बना लेंगे, जैसे इसके अंदर भी हेडर बनाएंगे, ठीक है। हेडर के बाद हम आर्टिकल बनाएंगे। हमने आर्टिकल बनाया, फूटर बनाया, तो देखो हेडर, नेविगेशन, असाइड, सेक्शन, सेक्शन के अंदर हेडर, आर्टिकल, फूटर एंड देन फूटर बनाया है। वैसा मेन हेडर हो गया, आपका नेविगेशन हो गया, असाइड हो गया, सेक्शन शुरू हुआ, सेक्शन के अंदर हेडर, आर्टिकल, फूटर, सेक्शन क्लोज हुआ एंड देन मेन फूटर, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कुछ लिख के देखेंगे, लाइक दिस इज मेन हेडिंग, फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे दिस इज nav, ओके। nav मतलब नेविगेशन, जो हमने विकिपीडिया पे देखा है या फिर अभी वो न्यूज पे भी देखा था, ठीक है। दिस इज असाइड। ये ऑप्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको वैसे डेटा दिखाना है तो दिखा सकते हैं, वरना अगर नहीं भी दिखाया तो चलेगा। सेक्शन के अंदर लिखेंगे दिस इज सेक्शन। अब इसके हेडर में लिखेंगे दिस इज सेक्शन हेडर, ये मैं इस तरह से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम किसके अंदर क्या लिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज मेन फूटर, ठीक है। तो चलो ये हमने फॉर्मेट बना लिया, लाइव सर्वर पे देखते हैं। कुछ नहीं हुआ, राइट। आप सोचोगे सर जैसे VS कोड या फिर HTML हमारा बार बार पोपट करता है, ये वैसे पोपट कर दिया, बट नहीं, इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस ये है, ये देखो ये जो सारा टेक्स्ट में लिखा है ये अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, फाइन। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और इस कोड में अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हेडर के अंदर मैं ले लेता हूँ एक H1 टैग, nav के अंदर भी मैं ले लेता हूँ H1 टैग। हर जगह मैं अब H1 डालूंगा, ठीक है। और आप डिफरेंस नोटिस कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या अलग होता है। सो आई पुट H1, ओके। मैंने हर जगह पे H1 टैग लगा दिया। अब हमें पता है H1 टैग क्या करता है, लेटर्स को बोल्ड करता है और उनका फॉन्ट साइज बढ़ा देता है। तो अगर
ये वाला जो पहले वाला सेक्शन था उसमें सारी चीजें अगर एक साथ एक जैसी दिखाई देती थी, तो इट माइट हैपन कि यहाँ पर भी सारी चीजें एक जैसी दिखाई दे। तो चलो देखते हैं हमारे वेब पेज पे क्या हुआ है। ये देखो, आपको याद होगा मैंने हर जगह पे H1 टैग ही लगाया था, ठीक है। बट यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये अकेला H1 जैसा दिख रहा है, राइट। इसके बाद नैव में जो H1 लगाया था उसकी साइज तो छोटी हो गई, साइड में H1 लगाया था उसकी साइज अलग हो गई, सेक्शन जो लिखा था उसकी साइज अलग है, सेक्शन हेडर लिखा था H1 उसकी साइज अलग है, आर्टिकल जो मैंने H1 में लिखा था उसकी साइज अलग हो गई, यहाँ पर अलग साइज है, यहाँ पर अलग साइज है। तो ये कैसे हुआ? ये आपको सवाल आ ही सकता है ना कि ये कैसे हुआ कि अगर हमने हर जगह पर H1 यूज किया है तो इस H1 जैसा सब कुछ क्यों नहीं आया, जहां पर हमारा ये टेक्स्ट तो X जैसा आया था। तो यही एग्जैक्टली आपके सिमेंटिक एलिमेंट्स काम करते हैं, स्पेशल इम्पैक्ट। हाउ दे क्रिएट अ स्पेशल इम्पैक्ट इज बाय ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग योर फॉन्ट साइज टू दैट एलिमेंट। जैसे कि अगर मान लो नेविगेशन का H1 हमारा इतना बड़ा दिखाई देता तो इट वुड इट मेक सेंस? इट वोंट, आई डोंट थिंक इट वुड हैव मेड एनी सेंस। या फिर अगर आपके फूटर में जो मैंने H1 में लिखा था वो ऐसे दिखाई देता सेक्शन, वुड इट मेक सेंस? आई डोंट थिंक सो। ये दो चीजें हो जाती इससे। एक तो रिप्रेजेंटेशन आपका गंदा हो जाता, यूजर कंफ्यूज हो जाता कि अरे यार मेन हेडिंग इसमें से कौन सा है, राइट। और दूसरी बात, आपको इस सारे अरेंजमेंट में आपको भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती, उसमें आपको वापस CSS वगैरह लगा के एडजस्ट करना पड़ता। बट आप जब ऐसे सेक्शंस बना रहे हो तो इस सेक्शन में अकॉर्डिंग टू वॉट एवर प्रॉपर्टीज आर गिवन टू दैट, उसके हिसाब से आपका फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज किया जा रहा है। एंड द अदर साइड इज दैट आपको यहाँ पर जो हेडर होंगे जो भी आप उसमें H1 में या फिर हेडिंग टैग में लिखोगे, दैट वुड बी अगेन यूज्ड एज अ कीवर्ड, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हेडर में जो लिखोगे इट विल बिकम अ कीवर्ड, सेक्शन के अंदर आपका जो हेडर है ये भी आपका कीवर्ड बन जाएगा। फूटर जो है, फूटर में आप कौन कौन से टैग यूज करोगे? एंकर टैग होंगे, राइट। लाइक कॉन्टैक्ट में के लिए वो हमने मेल का देखा था, वैसे एड्रेस टैग होगा आपका, ठीक है। नेविगेशन में क्या क्या होंगे? एंकर टैग्स होंगे फॉर रिडायरेक्टिंग टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर वेबसाइट, राइट। साइड में मान लो आपके शायद इमेजेस हो सकते हैं, कुछ बोल्ड स्ट्रॉन्ग ऐसे टैग्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वगैरह टैग्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें तो पुणे का जो विकिपीडिया पेज है, या फिर चलो हमने फेरारी का ओपन कर रखा है, फेरारी के विकिपीडिया पेज में अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन चीजों को आप स्ट्रॉन्ग में कर सकते हैं ना, सो दैट दीज ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज कीवर्ड्स। मतलब अगर कोई सर्च करे कि फेरारी कब फाउंड हुई थी, तो ये रहा आपका फेरारी, कीवर्ड है, और फाउंडेड दूसरा कीवर्ड है। इन कॉम्बिनेशन पे आपके वेब पेज पे उसको दिखाई देगा ना कि कब फाउंड हुई थी एंड ऑल, ठीक है। सो इस तरह से आप असाइड में भी अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स जो हमने सीखे थे उनका यूज करके डेटा को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते। सो दिस इज द यूज ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स। दो पर्पजेस है, ये हर एलिमेंट को एक एक स्पेसिफिक जगह और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंडली, इसमें जो भी आप फॉन्ट साइज रखोगे, फॉन्ट साइज अपने आप एडजस्ट हो जाती है, कंटेंट आपका सारी जगह मैंने H1 दे दिया फिर भी उसने H1 की साइजेस अलग अलग ले ली। तो ये होता है आपके सिमेंटिक एलिमेंट्स का काम। एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर? सिमेंटिक एलिमेंट्स, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। आई माइट आस्क कि सिमेंटिक एलिमेंट्स एक्सप्लेन करो क्या होते हैं, तब आपको बताना आना चाहिए कि उनका स्पेशल इम्पैक्ट होता है। बट क्या स्पेशल इम्पैक्ट होता है ये भी आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। सिमेंटिक एलिमेंट्स आर
ठीक है, ये हो गया आपका सेमेंटिक एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन। अब रुको, इसको टाइप होने दो, मेरा तो टाइपिंग हो गया है। Alright, so this will help you in understanding what exactly semantic elements are. चलो अब बताओ, एवरीवन इज क्लियर विथ सेमेंटिक एलिमेंट्स? समझ में आया है सबको? गिव मी अ थम्स अप गाइस। चलो, के ओंकार, आविष्कार, व्हाट अबाउट मोनिका, अर्पिता? अर्पिता ने लीव कर दिया मीटिंग, ठीक है। किरण, आपको समझ में आया? ओके, ग्रेट, फाइन। सो चलो, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनपुट्स इन HTML। तो पहला जो हमारा सेशन था उसमें हमने HTML की जर्नी देखी थी, राइट? कि HTML का जो पहला वर्जन था उसमें क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, ऐसा हमने फिफ्थ तक देखा था। और फिफ्थ जो वर्जन है हमारा HTML5, हम कहते हैं कि इट इज द लेटेस्ट वन। एंड W3C वेब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके मेंटेनेंस और डेवलपमेंट पे कंटिन्यूसली काम करती है। ये सारी चीजें हमने देखी थी, बट एक चीज मैंने आपको कही थी कि HTML5 ऑफर्स यू मेनी न्यू टाइप्स ऑफ टेकिंग इनपुट्स एंड इंटीग्रेटिंग मीडिया। ठीक है, वो कैसे मीडिया इंटीग्रेट करते हैं वो तो हमने यहाँ पर देखा था एम्बेडिंग मीडिया में, बट आज हम देखेंगे कि क्या क्या इनपुट टाइप्स हमें प्रोवाइड होते हैं। फाइन, सो वी विल स्टार्ट अ न्यू फाइल, inputs.html। ये आ गया हमारा बॉयलरप्लेट कोड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, इनपुट मतलब क्या, यहां पर हमारे स्पीडअप इन्फोटेक के वेब पेज पे आते हैं। ये देखो, मैंने आपको कहा था ना, फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एनी वेबसाइट। ये देखो, फॉर्म मतलब क्या, उसमें आपका कुछ ना कुछ डेटा ही तो लिया जाता है ना। यहाँ पर भी देखो, आपका डेटा ही लिया जा रहा है। फुल नेम आप जो भी डाल दोगे वो यहाँ पर आ जाएगा, आपका मेल आईडी आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा, राइट, ग्रेजुएशन ईयर आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी जो इंस्टीट्यूट है, हमारी इंस्टीट्यूट है, वो आपसे डेटा ही तो ले रही है फॉर सम पर्पज और अदर। पर ये किस में ले रही है? तो ये देखो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ टेक्स्ट बॉक्स दे रखे हैं, ड्रॉप डाउन्स दे रखे हैं, राइट। तो इन्हीं इन्हीं चीजों को हम कहते हैं इनपुट्स। तो हम देखेंगे कि अब ये इनपुट्स कैसे बनाते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हमें जस्ट टाइप करना होता है इनपुट इज अ टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इस तरह से देखो, सेल्फ क्लोजिंग है। और इसमें अगर आप डबल क्लिक करके कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको इनपुट के टाइप्स दिखाई देंगे। ये देखो, HTML आपको इतने सारे इनपुट टाइप्स दे देता है, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। ठीक है, इतने सारे इनपुट्स आपको मिलते हैं। सो एक एक करके अब हम इन इनपुट्स को देखेंगे। फाइन, वी विल स्टार्ट विथ अ बेसिक इनपुट विच इज टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट ये क्या होता है? तो इट क्रिएट्स अ टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आप इसमें अल्फाबेट्स लिखो, नंबर्स लिखो, सिंबल्स लिखो, कुछ भी लिखो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। ठीक है, ये रहा आपका एक नॉर्मल सा टेक्स्ट बॉक्स जो कोई भी इनपुट ले सकता है। नाउ नेक्स्ट इनपुट टाइप दैट वी हैव इज नंबर। ठीक है, दिस इज नंबर। ये देखो, ये दोनों एक लाइन में आ गए, तो हमें क्या पता चलता है इससे, ये कौन से टाइप के एलिमेंट्स है बताओ? दो टाइप देखे थे हमने, एक नई लाइन पे आ जाता है, एक उसी लाइन पे कंटिन्यू होता है। कौन से थे वो? करेक्ट, उनका इनलाइन एलिमेंट है ये वाले। ओके, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये इनलाइन एलिमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक BR डाल देंगे सो दैट नई लाइन पे आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो, मैं पहले यहाँ पर अपना नाम टाइप करता हूँ। मैंने नंबर इनपुट ले लिया है,
मैंने ऋत्विज एंटर किया, नहीं हुआ। अब मैं अपने गाड़ी का नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, ये तो इनपुट में आ गया, राइट। अब यहाँ पर मैं एक और चीज लिखता हूँ, ई फॉर एलिफेंट, एक्सेप्ट हो गया। बट जब मैंने अपना बाकी का नाम लिखा, ये देखो मैं अभी भी कीज प्रेस कर रहा हूँ बट ये नहीं लिख रहा, बट ई सिर्फ लिख रहा है, ठीक है। दिस इज योर नंबर इनपुट टाइप। ये आपसे न्यूमेरिक इनपुट्स ले लेता है बट ई भी लेता है। वाई? क्योंकि अगर आपने कैलकुलेटर अगर यूज किया है तो कैलकुलेटर में आप देखो, कोई भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन जब होता है और आपके कैलकुलेटर के डिस्प्ले पर वो फिट नहीं होता, तब वो वहां पे ई लगा रहता है। ये देखो, ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है, सब कुछ तो एक बड़ा नंबर ले लिया, उसको अनदर बड़े नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एंटर कर दिया, इक्वल टू, ये देखो ये यहाँ पर ई आ गया, ई प्लस 40, मतलब इसमें ये जो नंबर है ये नंबर इंटू 10⁻40, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। इसी सेम रीजन के लिए आपको यहाँ पर भी ई लेने की फैसिलिटी मिलती है, सो दैट आप इसमें ऐसे लिख सको कि आपका कोई भी जो नंबर है लाइक 5.5176 e⁻40, ठीक है। आपके न्यूमेरिक इनपुट पे ई जो आप एंटर कर सकते हो वो इस काम के लिए यूज कर सकते हो, सो दैट यू कैन स्पेसिफाई व्हाट इज द एडिशनल नंबर ऑफ जीरोज या फिर डेसिमल प्लेसेस, जो भी हो। ये हम मोस्टली यूज करते नहीं है, बट यू कांट टाइप एनी अदर अल्फाबेट इन योर न्यूमेरिक इनपुट, ओके। सो दिस इज योर न्यूमेरिक इनपुट। अब एक छोटा सा एट्रीब्यूट मैं आपको इसका दिखा देता हूं, सो दैट वो बीच में ही कवर हो जाएगा। ये जो आपके इनपुट टाइप्स है, इसमें एक चीज आती है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, इसका काम क्या होता है कि आपके टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाना, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्पीड अप इन्फोटेक का आपको फॉर्म दिखा दूं, तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने लेबल्स नहीं लिखे कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है। ये देखो इस फॉर्म में भी कुछ लेबल्स नहीं लिखे, बट जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ तो वो वाली टेक्स्ट चली जाती है और जो टेक्स्ट मैं टाइप कर रहा हूँ वो आ जाती है। तो इन्हें कहते हैं प्लेस होल्डर्स। सिमिलर प्लेस होल्डर हम अपने वेब पेज में भी बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। तो ये किस चीज का टेक्स्ट बॉक्स है ये लिखने के लिए हम इस प्लेस होल्डर का अभी यूज करेंगे। फॉर्म देखते वक्त हम इसको एट एक्चुअल में कैसे यूज होता है देखेंगे। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट, नंबर इनपुट ऐसे ले लिया, तो ये आ गए, कुछ टाइप किया तो वो चला गया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज करके कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखा सकते हो, सो दैट द यूजर गेट्स एन आइडिया कि वहां पर क्या इंसर्ट करना है। नेक्स्ट इनपुट टाइप हम देखेंगे नंबर के बाद, वो है ईमेल, ठीक है। वी विल सी व्हाट इज ईमेल। प्लेस होल्डर यहां पर भी लगा देंगे, ईमेल इनपुट। ये देखो ये हमारा ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब आप कहोगे सर अगर ईमेल ही इनपुट लेना है तो हम टेक्स्ट में भी ले सकते हैं ना, हमें यहाँ पर लेने की क्या जरूरत है। बट ईमेल का देखो हमारा एक फॉर्मेट होता है, कुछ ना कुछ हमारा यूजर नेम होता है, उसके बाद हम @ सिंबल लगाते हैं, फिर हमारे मेल प्लेटफॉर्म का नाम लिखते हैं एंड देन .com या फिर जो भी हमारा डोमेन होगा वो उसके बाद आता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट होता है। अगर मैं ये टेक्स्ट में ले लूं तो कोई शैतान बच्चा आके क्या करेगा, ये हो गया उसका यूजर नेम, वो @ डालेगा ही नहीं, वो डालेगा यहाँ पे मान लो स्टार gmail डॉट भी नहीं डालेगा, कॉमा डालेगा ऐसे। मुझे डेटा सही से मिलेगा क्या इस तरह से अगर मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लेता हूं तो नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमारा जो ईमेल इनपुट है वो बाय डिफॉल्ट हमें प्रॉम्प्ट करता है कि हम सही फॉर्मेट में डेटा डालें इस तरह से। अभी ये एक्टिव नहीं होगा बिकॉज जब आप सबमिट बटन लगाओगे तब ये काम कर जाएगा, तो वो चीज हम फॉर्म के इसमें देख लेंगे। बट अभी के लिए आपको क्या ऑब्जर्व करना है,
कि हमारा जो ईमेल इनपुट टाइप है वो आपको फोर्स करता है या फिर आपको मैंडेटरी करता है कि आप एक ईमेल ही वहां पे ईमेल एड्रेस ही लिख दो, कुछ अलग लिखे तो वो आपका डेटा एक्सेप्ट नहीं करता। देन द नेक्स्ट इनपुट टाइप दैट विल सी इज फोन। ठीक है, टेलीफोन। प्लेस होल्डर दे देते हैं फोन इनपुट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोन इनपुट दे दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, अब मैं यहाँ पर मेरा नंबर टाइप करता हूँ तो वो किस फॉर्मेट में आता है देख लो। राइट, टेलीफोनिक फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कराऊंगा, शैतानी हरकत, मैंने अपना नाम लिख दिया, ये भी इंसर्ट हो रहा है। बट अगर मैं इसको सबमिट करने जाऊँ, देखो अभी भी यहाँ पर कुछ रेड ये दिखा रहा है। ठीक है, बेसिकली आपका फोन इनपुट जो होता है वो आपके इस टाइप को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका काम सबमिट बटन लगाने पर ये भी काम करने लगेगा। बट टेलीफोन इज अनदर स्पेसिफिक इनपुट दैट वी गेट इन HTML5। प्लेस होल्डर यहाँ पे डिस्प्ले होने देते हैं, BR लगाएंगे, वी विल चेक इनपुट टाइप। तो ये देखो, ये हमारे बेसिक इनपुट टाइप्स हो गए। राइट, टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, ईमेल हो गया, फोन हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर हमें इस तरह से एक फॉर्म बनाना है तो इसमें और क्या आता है, ड्रॉप डाउन आया। ठीक है, तो वो ड्रॉप डाउन बनाने का हम ट्राई करेंगे। ड्रॉप डाउन के लिए आपका इनपुट टाइप काम नहीं करता, उसके लिए आपके पास होता है सिलेक्ट टैग। ठीक है, आपके पास होता है सिलेक्ट। तो इसमें आपको नेम और आईडी देना होता है। ये क्या होता है, ये अभी के लिए तो हम साइड में रखते हैं, फॉर्म में वो देख लेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स डोंट इवन मैटर अंटिल यू पुट देम इन अ फॉर्म एंड यू अप्लाई सबमिट बटन टू इट। अब सिलेक्ट अगर मैंने सिर्फ डाला तो देखो यहाँ पर क्या आता है, एक डाउन एरो सिर्फ आ गया। हमें अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस रखने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और ऑप्शन यूज करेंगे। ऑप्शन की एक कुछ वैल्यू देनी होती है, इसको भी अभी के लिए हटा देते हैं। वी विल जस्ट क्रिएट अ ड्रॉप डाउन फॉर डिस्प्ले पर्पस। हम इसमें लिखेंगे HTML, फिर हम लिखेंगे CSS, उसके बाद हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप। ओके, अब देख लो बन गया मेरा ड्रॉप डाउन। राइट, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये तीनों मुझे मिल गए। सो ये ड्रॉप डाउन हमने कैसे बनाया, नॉट बाय यूजिंग इनपुट टैग बट बाय यूजिंग सिलेक्ट टैग। ठीक है, बाय यूजिंग सिलेक्ट टैग। नेक्स्ट अब हम इनपुट टाइप देखेंगे चेकबॉक्स। ठीक है, सो आई गो टू इनपुट एंड आई क्रिएट अ चेकबॉक्स। अब चेकबॉक्स भी देखो, इट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। दो तीन चेकबॉक्स बनाते हैं सो दैट एक डिफरेंस मैं आपको बता सकूं। ठीक है, मैंने ये ऐसे चेकबॉक्स बनाए हैं, इसको नाम देता हूं HTML, CSS, bootstrap। डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, ये देखो इस तरह से मुझे लेबल्स मिल गए। बट एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, जब मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो आई कैन सिलेक्ट मल्टीपल थिंग्स एट वंस। राइट, मैं तीनों पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तीनों को भी डीसिलेक्ट कर सकता हूँ, तीनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली आपके चेकबॉक्स का यही काम होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो आप उन मल्टीपल इनपुट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यही चीज इस ड्रॉप डाउन के साथ करना चाहूँ तो मुझे वो नहीं करने देगा। मुझे एट अ टाइम अगर
इनपुट देना है कि मुझे क्या क्या आता है, तो मैं कहता हूँ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, तीनों नहीं सिलेक्ट होंगे, बट मैं यहाँ से बता सकता हूँ ना मुझे क्या क्या आता है, तीनों मैंने सिलेक्ट कर दिए। सो ये काम होता है आपके चेकबॉक्स का। चेकबॉक्स आपको मल्टीपल इनपुट्स देने के लिए हेल्प करता है। दूसरी तरफ अब हम देखेंगे कि अगर हमें यूजर से उसका जेंडर जानना है तो क्या होगा, कि जेंडर तीन ही होते हैं नॉर्मली, मेल, फीमेल एंड अदर, ठीक है। बट ऐसा कभी होता है क्या कि किसी एक का जेंडर मेल और फीमेल दोनों होगा, या फिर मेल और अदर दोनों होगा? ऐसा नहीं होता, एक ही जेंडर होता है एट अ टाइम। सो उसके लिए अगर हम चेकबॉक्स यूज करेंगे तो अगेन इट माइट कॉज अ प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि वहां पे मल्टीपल इनपुट्स अगर यूजर ने दे दिए तो आपके डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। सो फॉर दैट थिंग वी यूज अनदर इनपुट टाइप विच इज कॉल्ड रेडियो, ठीक है, रेडियो बटन। अब ये रेडियो बटन क्या होता है? अगर आपके घर में पुराना रेडियो होगा, ठीक है, वो BPL का आता था, सैनियो का आता था, पैनासोनिक का आता था, बहुत पुराना, ऐसा बड़ा सा डब्बा आता था बूम बॉक्स की तरह। तो उस रेडियो की एक खासियत थी कि अगर आप उस पर प्ले का बटन दबाओगे कैसेट चलाते वक्त, तो प्ले का बटन अंदर जाके अटक जाता था, आपका कैसेट प्ले होने लगता था। अगर आप पॉज का बटन दबाएंगे तो पॉज का बटन दब जाता था, आपका प्ले का बटन वापस से ऊपर आ जाता था। अगर आप रिवाइंड का बटन दबाओगे तो रिवाइंड का बटन अंदर जाता था, पॉज का बटन ऊपर आता था। मतलब एट अ टाइम आप उसमें एक ही बटन दबा सकते थे। इसलिए उसी तरह हम ये जो रेडियो बटन इनपुट टाइप है उसमें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेडियो, ठीक है। आपको मैं वो दोनों एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ कि जेंडर ही ले लेते हैं फॉर डेमो पर्पस, ठीक है, मैंने इस तरह से दे दिया। ओके, अब देखो, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर क्लिक किया ये भी सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर क्लिक किया ये भी सिलेक्ट हो गया। आप तो कहोगे कि सर आपने बताया था रेडियो बटन एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करता है, ये तो तीनों कर रहा है, फिर इसमें और चेकबॉक्स में क्या डिफरेंस हुआ, राइट? ऐसा आप कह सकते हैं। रेडियो बटन आपका ठीक से तभी काम करता है जब आप इसमें कुछ एट्रीब्यूट लगाते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एट्रीब्यूट नेम, जेंडर, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसको इन तीनों रेडियो बटन्स में सेम नेम लगा देता हूँ। इस तरह से मैंने लगाया। अब देखो, मैंने मेल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, फीमेल पे क्लिक किया तो मेल का सिलेक्शन चला गया, फीमेल पे आ गया। अदर पे क्लिक किया, फीमेल का सिलेक्शन चला गया, अदर पे आ गया। वापस मैंने मेल पे क्लिक किया तो अदर का सिलेक्शन चला गया, मेल पे आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ रेडियो बटन बाय गिविंग द इनपुट टाइप एज रेडियो एंड बाय अप्लाइंग एट्रीब्यूट नेम, सो दैट आपके सारे रेडियो बटन्स का इनपुट जो जो नाम है वो कॉमन हो जाता है और आपको एट अ टाइम एक ही इनपुट देने की फैसिलिटी मिल जाती है। तो दिस इज योर इनपुट टाइप रेडियो। अब इसके बाद HTML5 के जो फीचर्स बताए थे कि बहुत सारे इनपुट टाइप्स मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं? विल जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस। आपको मान लो बर्थ डेट लेनी है, ठीक है, यूजर से। अब कोई अगर बर्थ डेट लिखता है, यहाँ पर जस्ट देखे रखता हूँ इसको, कोई अगर बर्थ डेट लिखता है तो उसके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। कोई कोई ऐसे लिखता है, राइट, DDMM4 x Y, जैसे 0309 1997 ऐसे, या फिर कोई इस तरह से लिख सकता है, इस फॉर्मेट में, या फिर कोई ऐसे लिखेगा। तो तीनों फॉर्मेट्स अलग अलग हो गए। मान लो अब आपके डेटाबेस में आपने यूजर को बोला है कि हाँ भाई अपनी बर्थ डेट आप इनपुट कीजिए बाय यूजिंग योर कीज। मैं आता हूं, मैं ऐसी बर्थ डेट एंटर करता हूं,
कोई और आता है, वो इस तरह से बर्थ डेट एंटर करेगा। और कोई आया, उसने इस तरह से बर्थ डेट कर दी। आपके पास क्या आएगा, सिर्फ टेक्स्ट में इस तरह से डेटा आएगा। वुड इट मेक सेंस कि एग्जैक्टली डेट कौन सी है, मंथ कौन सा है? दिक्कत हो जाएगी समझने में। ये मेरे साथ हुआ है। मेरे कॉलेज की जो वेबसाइट है, जब मैं पढ़ता था तब मैंने वहाँ पे मेरी बर्थ डेट डाली थी 3/09/1997। अब उन्होंने डेटाबेस में वो लेते वक्त क्या गड़बड़ कर दी पता नहीं। मुझे जब 3 सितंबर को विश करना होता है बर्थडे के लिए, वो लोग मुझे विश करते हैं 9 मार्च। 6 महीने पहले हर हर साल मुझे उनके विशेष आ जाते हैं और मुझे बताना पड़ता है कि भाई अभी नहीं है, अब से 6 महीने बाद मेरा बर्थडे है। मार्च में ही विश करके उनका काम खत्म हो जाता है। सितंबर में कोई विश करने आता ही नहीं कॉलेज में से, क्योंकि वेबसाइट पे दिखती ही नहीं मेरी बर्थडे ठीक से। तो ये गड़बड़ हो सकती है। ऐसे सिचुएशन के साथ डील करने के लिए आपको HTML में एक इनपुट टाइप दे रखा है डेट। यहाँ पर आकर देखते हैं डेट क्या होता है। ये देखो, अब अगर आपसे मुझे बर्थ डेट लेनी है तो मैं सिंपल काम करूंगा ना। अगर मान लो आपकी बर्थ, ठीक है, तो मुझे अब एक फॉर्मेट में मिल गई। और अब आपके पास वो ये भी नहीं रहेगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, मुझे कॉल आया था इसकी वजह से ब्लूटूथ गड़बड़ कर गया। सो अब अगर मैं आप लोगों से बर्थ डेट्स आपकी ले लेता हूँ तो दिस विल बिकम यूनिफॉर्म, राइट? आप सिंपली वहां पे जाके आपकी बर्थ डेट सिलेक्ट कर रहे हो, वहां पे कुछ आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको DDMM फॉर्मेट चाहिए, MMDD चाहिए, कुछ नहीं। सबकी बर्थ डेट्स मुझे एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में मिल जाएगी। सो ये है आपका डेट इनपुट टाइप। इसके अलावा और भी इनपुट टाइप्स है, जैसे रेंज हो गया, ठीक है, कलर हो गया, या फिर देखो हमारे पास और कौन कौन से हैं। हमने टेक्स्ट देखिए, हाँ पासवर्ड एक आपको दिखा देता हूँ। आपको यूजर से मान लो पासवर्ड लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे टेक्स्ट में लेते हो तो उसकी कुछ सिक्योरिटी रहती है क्या पासवर्ड की? अगर आप और मैं साथ में बैठ के कुछ आपका मान लो गूगल अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं और आप मेरे सामने आपका पासवर्ड टाइप कर देते हो तो इट इज नॉट सिक्योर, राइट? मैं आपका पासवर्ड देख के वापस आपका गूगल अकाउंट पे इसे एक्सेस कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए हमारा जो HTML5 है वो हमें एक और इनपुट टाइप दे देता है, विच इज पासवर्ड। अब ये पासवर्ड इनपुट टाइप में ऐसा क्या अलग है? तो ये देखो, पासवर्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड लिखता हूँ। समझ में आया आपको मैंने क्या लिखा है? नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट डॉट्स आ गए। अगर हमारे पास ये इनपुट टाइप नहीं होता तो क्या करना पड़ता हमें? कुछ लॉजिक उसमें लगाकर हमें लिखना पड़ता, राइट? इसके साथ ही वो एक फीचर और आपको यहाँ पे दे रहा है, देखो यहाँ पर क्लिक किया तो आपका पासवर्ड शो और हाइड हो रहा है, राइट? सो इस तरह से आपका जो पासवर्ड इनपुट टाइप है ये आपको पासवर्ड्स इनपुट लेने की हेल्प करता है। आपके लेटर्स को बाय डिफॉल्ट हाइड करता है, कुछ डॉट्स वहां पे दिखाई देता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू ऑप्शन टू शो एंड हाइड द पासवर्ड। ये रहा आपका रेंज। यहाँ पर आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। ये हम ज्यादा यूज करते नहीं है, सो इसको छोड़ दो। ये कलर है, यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करोगे कलर तो उसका हेक्स वैल्यू वगैरह वो ले लेता है। दिस इज हाउ यू कैन इवन गिव कलर इनपुट्स, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग इनपुट टाइप्स हमें HTML5 ऑफर करता है यूज करने के लिए। अब इसमें से लास्ट हम एक देखेंगे, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट इनपुट और टेक्स्ट एरिया में डिफरेंस है। आपका जो टेक्स्ट इनपुट टाइप है वो एक सिंगल लाइन में काम करता है, उसका साइज कम ज्यादा नहीं हो सकता, और वो जितने एलिमेंट्स ले लेता है इनपुट में उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है।
उसके बाद उस लिमिट के बाद वो इनपुट्स नहीं लेता। बट आपका जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया यू कैन यूज इट टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट्स। जैसे अगर आपके वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट का आपने ऑप्शन रखा है, तो वहां पे आप ले सकते हैं कि यूजर का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और किस चीज के बारे में वो कांटेक्ट करना चाहता है, उसको आप इस टेक्स्ट एरिया में ले सकते हैं। तो ये देखो, ये आपका टेक्स्ट एरिया, आप ऐसे कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। आप इसमें जितना भी कुछ लिखोगे इट विल गेट एक्सेप्टेड। ठीक है, सो दिस इज योर टेक्स्ट एरिया। ऐसे बहुत सारे इनपुट टाइप्स हमें मिल जाते हैं। मैंने आपको एक इन जनरल लिस्ट भी यहाँ पर दिखाई थी। यू कैन सिंपली डू कंट्रोल स्पेस एंड यू कैन सी व्हाट आर इनपुट टाइप्स यू गेट। ठीक है, चलो एक और इनपुट टाइप लास्ट का देख लेते हैं, फाइल। अब आपने कई जगह पर देखा होगा कि जैसे आप मान लो आपके कॉलेज में गूगल फॉर्म आपने भरा होगा प्लेसमेंट्स के वक्त, तो उसमें आपने आपके सारे डिटेल्स डालने के बाद सीवी भी अपलोड किया होगा। तो सीवी मतलब क्या होगा? इट इज अ पीडीएफ फाइल, राइट? इट इज अ पीडीएफ फाइल या फिर जेपेग में आपका लिया होगा। तो ऐसे फाइल इनपुट्स लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप फाइल। अब अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं तो देखो, जाना पहचाना दिख रहा है, ये चूज फाइल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली ये देखो मेरा सीवी इज द लास्ट थिंग दैट आई हैड शोन। सो यहाँ पर ऐसे मुझे फाइल अपलोड करने की फैसिलिटी मिल जाती है। सो दीज आर द वेरियस इनपुट टाइप्स दैट HTML5 ऑफर्स यू। इट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ HTML5 कि ये इतने ज्यादा इनपुट टाइप्स को सपोर्ट कर देता है। एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हियर? इनपुट टाइप सारे समझ में आ गए? कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड सी बात है नहीं, इट इज प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इनपुट टाइप आपको कहाँ पे यूज करना है, और इसके लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास इतने सारे इनपुट टाइप्स होते भी हैं। ठीक है, तो इनपुट्स के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे HTML फॉर्म्स, आज का हमारा फाइनल टॉपिक। अब मैंने आपको फॉर्म का एग्जांपल तो दिखा दिया है, राइट? आप अगर खुद भी किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपका डेटा लेने के लिए वहां पे आपको फॉर्म में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि हम हमारे HTML में फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास होता है फॉर्म टैग। इसमें एक्शन और मेथड ऐसे दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको अभी के लिए तो छोड़ दो। ठीक है, हमें उसके साथ अभी डील नहीं करना है, आगे जाके हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट ऐसे दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वी विल जस्ट इग्नोर देम फॉर नाउ। अब इस फॉर्म में आप डेटा इनपुट से ले डेटा इनपुट्स आप ले सकते हो यूजर से। कैसे लेने हैं ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इनपुट्स कैसे लेने हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इसको एप्लीकेशन बेस्ड देखेंगे। डायरेक्टली हम एक फॉर्म यहाँ पर बना के देखेंगे। मान लो आप लोगों का ही मुझे प्लेसमेंट के लिए इन्फो लेना है। सो व्हाट आई डू इज आई यूज अ लेबल टैग। ठीक है, ये फॉर वगैरह क्या है ये छोड़ दो फॉर नाउ। इसमें मैं लिखता हूं इंटर नेम, और इसके बाद मैं बनाता हूं एक इनपुट। अब बताओ, आपका नाम मुझे लेना है तो मेरा इनपुट टाइप क्या रहेगा? क्या होगा बताइए? चलो, टेक्स्ट, राइट? क्योंकि बाकी कोई इनपुट मैं क्यों लूँ ना, सिंपल, मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लूँ। इसके बाद मुझे अब और क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करने के लिए? चलो आप बताओ क्या क्या फील्ड्स आप लोगे? नेम ले लिया, और एज ले ले। एज ले लेते हैं। एज के लिए इनपुट टाइप कौन सा आएगा? नंबर। वेरी गुड। ये देखो मैंने एज ले ली, पर ये सामने ही आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट लाइन पे डाल दो।
सो हम इसको br टैग लगाएंगे। आ गया नेक्स्ट लाइन पे। नंबर के बाद मुझे आपका अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, तो व्हाट आई डू इज एंटर फोन नंबर। इंटर फोन नंबर, इनपुट, इनपुट टाइप तो हमें पता है क्या लेना है, टेलीफोन। ओके, इनपुट टाइप टेलीफोन ले लिया। मेल आईडी भी लेना है। टुडे विजुअल स्टूडियो इज मिसबिहेविंग विथ मी। फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं लग रही है, टाइप बहुत स्लो हो रहा है, डोंट नो व्हाई। चलो नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपका मेल आईडी। ठीक है, मैंने आपका मेल आईडी दे दिया, डिस्प्ले हो रहा है। बर्थ डेट भी ले लेते हैं, सो दैट वी विल गेट टू नो द डेट इनपुट। डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। चलो अब आपका जेंडर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, चेकबॉक्स यूज करूंगा क्या? क्या यूज करूंगा जेंडर के लिए? वो हमने देखा था ना, एट टाइम एक ही इनपुट ले रहा था, रेडियो। ठीक है, नेम हमें देना पड़ेगा, जेंडर, और अब इसकी कुछ वैल्यू देने पड़ेगी। ठीक है, सो दैट हमें पता चले कि जो बटन क्लिक किया है उसका मतलब क्या है। अभी के लिए दो ही दे लेते हैं। ये मेरा ईमेल का लेबल क्यों नहीं दिखा रहा है? एकेडमिक ये लेते हैं डिटेल्स। अब इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? वी कैन यूज अ ड्रॉप डाउन फॉर दिस, राइट? सो सिलेक्ट, आईडी भूल जाते हैं अभी के लिए।
इन सारे फील्ड्स में हम बस नेम दे देंगे, ठीक है। क्या काम होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और चलो लास्ट में दो चेक बॉक्स भी ले लेते हैं। योर इंटरेस्ट, अगर हम चेक बॉक्स बना रहे हैं तो उसको कुछ लेबल भी तो देना पड़ेगा ना कि वो किस चीज को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे लेबल्स दे देंगे। इंटरेस्ट क्या है आपका, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड, तो ये हम लेबल में लिखेंगे। इस तरह से। तो ये देखो, अरे ये सारा एक लाइन पे आ गया। हमें अलग अलग लाइन पे डालना है इसको। जेंडर, इसके बाद बी आर लगाना पड़ेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सिलेक्ट के बाद एक बी आर आएगा। Interests, इसके बाद एक बी आर आएगा। अब देखते हैं ठीक से आया क्या, आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में बस एक टेक्स्ट एरिया का भी लेकर देखते हैं। तो लेबल योर क्वेरीज, ओके। और यहाँ पर हम ले लेंगे टेक्स्ट एरिया, इसका नाम दे देंगे क्वेरी। आईडी अभी के लिए भूल जाते हैं। इस तरह से हमने ये बना लिया। अब क्या करने वाले हैं, अब ये डेटा हमने यूजर से ले लिया, अब ये भेजना भी तो चाहिए ना आगे। मतलब मान लो अगर आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आते हैं स्पीड अप इन्फोटेक के रिसेप्शन पे, यहाँ से आप सारी इंक्वायरी कर लेते हैं और वहां से फॉर्म लेते हैं एडमिशन का, और फॉर्म फिलअप करके आप अपने बैग में डाल के चले जा रहे हैं। कोई सेंस बनेगी इस बात की, एडमिशन हो जाएगी आपकी? नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म आपने सबमिट ही नहीं किया, वो तो आपके बैग में पड़ा है। अब ये फॉर्म हमें सबमिट भी करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और बटन बनाते हैं जिसका नाम है सबमिट, ठीक है। सबमिट बटन बनाएंगे। तो सबमिट बटन देखो इस तरह से आ गया। हमें बस इसको नेक्स्ट लाइन पे लेना है, तो बी आर डालेंगे, ये आ गया नेक्स्ट लाइन पे। अब इसमें इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। ये देखो एट ए टाइम एक ही सिलेक्शन हो रहा है, राइट। यहाँ पर दो सिलेक्शन हो रहे हैं।
मैंने ऐसा डाल दिया और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ऊपर एड्रेस बार में क्या आ गया, नेम ऋत्विज मोहम्मद, एज 27, फोन कुछ कुछ आ गया, ईमेल जो मैंने वहां पर डाला था, डेट ऑफ बर्थ यूनिफॉर्मली आ गया ना, जेंडर, एकेडमिक, पोस्ट ग्रेड, इंटरेस्ट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। क्वेरी क्या है, आई एम इंटरेस्टेड इन मॉन्स्टैक। तो देखा सबमिट बटन का काम क्या था, जो भी हम डेटा डालेंगे वो इस तरह से वो सेंड करता है। अब इसमें दो मेथड्स हैं सेंड करने के, ये तो आप यूआरएल में सेंड कर रहे हो, दूसरा जो है आप बॉडी में ही सेंड कर देते हो, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि इस तरह से हम फॉर्म बना सकते हैं। अब इसमें एक और बटन हम लगा देंगे, अगर मान लो आपने कुछ गलत डेटा डाल दिया, आपको वो हटाना है, तो इसके लिए आप रीसेट बटन का यूज कर सकते हैं। रीसेट बटन क्या करता है कि आपके फॉर्म में आपने जो भी डेटा डाला है, ठीक है, मैंने वो ही डेटा सारा रिपीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ रैंडम चीजें डाल देता हूँ, ऐसा कुछ डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सारा डेटा हटाना है, सो सिंपली आई क्लिक ऑन रीसेट, सब डेटा चला गया। यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, इसमें आप एक मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि इसमें एक और ऑप्शन लगा दो इस तरह से, जिसकी वैल्यू रखो नल और यहाँ पे लिखो सिलेक्ट, ठीक है, सो दैट आपका टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरह दिखेगा, वो ड्रॉप डाउन ऐसे। अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करता, सिर्फ सबमिट करता हूँ, तो ये देखो एकेडमिक नल नल आ रहा है। अगर हम ये नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट ग्रेजुएट ले लेता, ठीक है। अब फॉर्म्स में देखो कुछ कुछ चीजें मैंडेटरी की होती है कि आपको ये वाला फील्ड फिलअप करना ही है, तो आप यहाँ पर भी वो कर सकते हो। इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा देना है कि रिक्वायर्ड, ठीक है। वो रिक्वायर्ड में किस किस पे लगाता हूँ, चलो नेम पे लगा दिया, फोन नंबर पे भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोन नंबर नहीं लोगे तो फिर आप कांटेक्ट कैसे करोगे कैंडिडेट्स को या फिर डेटा जिसका आपने दिया है उसको, तो उसके लिए लगाना पड़ेगा। मेल आईडी पे भी रिक्वायर्ड लगा देते हैं, ठीक है। जेंडर के लिए कोई ज़रूरत नहीं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे लगाना है क्या, छोड़ देते हैं, चलो उसके लिए नल ऑप्शन हमने रखा है। तो चलो फॉर एन एग्जांपल हमने ये सब कर लिया, अब देखते हैं इसका क्या होता है। मैंने नेम नहीं एंटर करना, ठीक है, डेटा ले लेता हूँ सारा, बस यहाँ पे नेम हटा देता हूँ। एज हमने मैंडेटरी नहीं रखा है, तो एज डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। फोन नंबर मैंडेटरी रखा है, इसको हटा देते हैं। मेल आईडी मैंडेटरी किया है, इसको हटा देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं किया है, ठीक है। क्वेरीज डाल दिया कुछ, तो इसको मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं। सबमिट करता हूँ तो देखो, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, लिख दिया मैंने समथिंग समथिंग। अब तो सबमिट कर लो। फोन नंबर नहीं लिखा तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, लिख दिया कुछ तो सबमिट। मेल एंटर नहीं किया, फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं आपको मेल का वो दिखाता हूँ, जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको @ वो लगाना पड़ता है, वो करके दिखाता हूँ। वो शैतानी बच्चे वाला ही ले लेते हैं मेल आईडी, मैं हूँ शैतान। ये देखो, प्लीज इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस, मैं हूँ शैतान इज मिसिंग एन @ डाल दिया @ प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग @ मैं हूँ शैतान @ इज इनकम्प्लीट, जीमेल .com सबमिट। ये देखो, अ पार्ट फॉलोइंग @ शुड नॉट कंटेन सिंबल कॉमा, लो कर दिया डॉट, सबमिट। अब सबमिट हो गया। तो इस चीज को कहते हैं वैलिडेशन बेसिकली, ठीक है। इसने जो ये मेल आईडी मुझे ऐसे लिखने को कहा, इसे कहते हैं वैलिडेशन। और अगर ये वैलिडेशन आप यहाँ पर नहीं लगाते तो इसके लिए आप बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। बट अगेन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कोडिंग, ओके। आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना पड़ता है। रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब आप उसको पैटर्न देते हो कि इस पैटर्न के साथ आपका इनपुट मैच होना चाहिए, एंड देन इट गेट्स वैलिडेटेड कि हाँ इनपुट सही से आया है तो डेटा ले लो वरना मत लो। वो कोडिंग वाला पार्ट करना पड़ता है। उसके बजाय HTML में देखो आपको यहाँ पे इजीली बस आप वहाँ पे वो मेल इनपुट टाइप लगा दो, ईमेल, और खत्म। आप वहाँ पे इजीली
वैलिडेशन लगाकर ले सकते हो। तो यहां तक आपको समझ में आया है फॉर्म्स हमने कैसे बनाए हैं? एवरीबडी क्लियर? ग्रेट। आविष्कार, ओमकार, बाकी लोग, मोनिका, किरण। ओके। तो चलो, अब यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि सारे फील्ड्स आगे पीछे हो गए हैं, राइट? तो अगर मैं इसको टेबल में रख देता हूं तो ये सारे के सारे फील्ड्स हमारे ठीक से आ जाएंगे, प्रॉपर लेआउट में, ऐसे आगे पीछे होंगे नहीं। तो अब टेबल मैंने आपको सिखाया है, टेबल में आप रख के देखो इसे। आपका वो आज का टास्क होगा कि फॉर्म बनाना है, बस उसको एक फॉर्म ऐसे बनाओ और फिर इसी फॉर्म को एक दूसरे पेज पर टेबल के अंदर सेट कर दो, ठीक है? कैसे करना है वो आप थोड़ा सा ट्राई करो, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है? जरूरी क्या है, आपका फॉर्म टैग यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ पर खत्म होना चाहिए, और आपका जो सबमिट और रीसेट का बटन है वो आपके फॉर्म की बॉडी में आना चाहिए। फॉर्म की बॉडी मतलब क्या? ये जो फॉर्म का ओपन और क्लोज हुआ है ना टैग, इसके बीच में आपका ये आना चाहिए, सबमिट या फिर रीसेट। अगर ये आप बाहर लेते हैं तो इसका कुछ काम होता नहीं है, ठीक है? ये देखो, ले लिया सबमिट, उसको पता ही नहीं चल रहा कि सबमिट करना किसको है, ठीक है? इसलिए आपको ये जो सबमिट है इसको अंदर लेना है आपके फॉर्म में, तो तब जाके आपका फॉर्म ठीक से काम करेगा, इस तरह से। ओके, क्लियर एवरीवन? ग्रेट। सो चलो, द टाइम इज 11:30। मुझे फटाफट स्क्रीन शेयर अपने अपने ऑन करके जो टास्क मैंने बताए थे वो करके किए हैं क्या, ये दिखाओ। मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ।